नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं और एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी है लौटता हुआ स्वर और जिसके रचनाकार हैं प्रतिमा वर्मा जी। तो चलिए चलते हैं। ताला खोलकर अंदर कदम रखते ही कागज़ के उस टुकड़े पर पाँव पड़ गया है। खड़ी खड़ी ही निगाह झुकाकर विभा ने देखा है। हल्का नीला लिफाफा उल्टा हुआ। लिफाफा किसने भेजा होगा? शायद पिछले कॉलेज की किसी सहकर्मिनी ने या किसी मुग्धा शिष्या ने। दैनिक चर्चा में व्यवधान की तरह ऐसे पत्र कभी कभार आ जाते हैं, नहीं तो जीजी का इंग्लैंड या मम्मी का पोस्टकार्ड। किसी भी पत्र को ललक के साथ उठाने और खोलने की अनुभूति अब मन में नहीं जगती। आज भी वह आगे बढ़ गई है। कॉपियों का बंडल और भारी पर्स चारपाई पर रखा है। पंखे का स्विच ऑन किया और छाती पर एक हाथ रखे चुपचाप लेट गई है। कॉलेज के अंतिम घंटों को निपटाती हुई वह कितनी क्लांत और मानसिक रूप से विषण्ण हो उठती है। खत में होगा भी क्या? वही औपचारिकताएं होंगी, उबा देने वाली घिसी पिटी। कुछ देर को आंखें बंद कर वह लेटी रही, फिर आँख खोलकर दीवार पर हिलते कैलेंडर को देखने लगी। दीवार से छत, छत से जमीन, और तभी अपरिमित आश्चर्य और हर्ष के अतिरेक से उछलकर उठ बैठी है। पंखे की हवा ने लिफाफे को सीधा कर दिया है और उसने हस्तलिपि उतनी दूर से भी पहचान ली है। सौरभ की राइटिंग, उसके सौरभ की, पूरे 3 वर्ष बाद। हे भगवान, वह तो विश्वास खोने लगी थी। पत्र पिछले पते से रिडायरेक्ट होकर आया है। पिछला पता भी उसने कहाँ से पा लिया? यह आश्चर्य ही है। वह तो भागती गई थी लगातार, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, पाँव तले जैसे पूरा का पूरा जलता रेगिस्तान बिछ गया हो और एक टुकड़ा ठंडी जमीन की आस उसे भटकाती चली गई हो। आज सौरभ के हाथों की लिखावट ने वह सारा कष्टप्रद एहसास धो पोंछ डाला है। पत्र हाथ में लिए बिना खोले ही छल छलाते अपरिमित भावोद्रेक से उसके मन का कोना कोना भीगने लगा है। उसे ढूंढता हुआ कई दरवाजे, उसका पता पूछता हुआ सौरभ का पत्र उस तक आ पहुंचा है। यह क्या कम है? वह तो सोचने लगी थी कि दुनिया के इस भीड़ भरे मेले में अपने सौरभ को हमेशा के लिए खो दिया है। सौरभ की मानसिक उलझन और स्वयं उसके आहत मन ने जो फासला बीच में रख दिया था, उसे पाटना कठिन दिखने लगा था। पूर्ण समर्पण और विश्वास के बाद अकारण ही अस्वीकार कर दिए जाने को वह सहजता से नहीं ले सकी थी और चुपचाप भीतर ही भीतर बिखरने लगी थी। कॉलेज की वह अंतिम शाम उसके स्मृति पट पर आज तक गहराई से अंकित है। अमलतास के सूखे पत्ते लॉन में बिछे थे और हवा में धूल की महक थी। आखिरी पेपर आज समाप्त हो गया था। उसने सुबह ही सौरभ से कहा था, इम्तिहान के बाद मेरा इंतज़ार करना, तुम ठहरे फिलॉसफर, कहीं भूल कर चले मत जाना। सौरभ अपनी वही निश्चल हंसी हंसकर बोल उठा था, फिलॉसफर होना किसी का स्वभाव नहीं होता विभा। जिंदगी बेरहमी से पीट देती है और वह प्रतिकार भी नहीं कर पाता, तो सोचने लगता है कि चोट कैसे लगी, क्यों लगी, और ऐसी चोट लगती है तो किस कदर पीड़ा होती है। बस बस, वरना मैं और सब भूल जाऊंगी, यही डायलॉग लिख जाऊंगी पेपर में। तुम्हारे जितनी ब्रिलियंट नहीं हूं ना। वह हंसती हुई उसे रोक कर बोली थी, रुके रहना, हाँ, जाना नहीं, ज़रूरी बात करनी है। अच्छा। वह परीक्षा भवन की ओर बढ़ गया था। पीछे पीछे जाती वह सोचने लगी थी कि अगर विषय भूल कर कुछ लिखना ही हुआ तो वह शायद वो सारी बातें लिख डाले जो कई दिनों से उसके मन में उमड़ती रही थी। सौरभ, सौरभ, तुम्हें क्या पता नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, फिर जानकर इतने अनजान क्यों बनते हो? तुम्हें पापा ने बुलाया है आज। उनसे मिलकर तुम्हें सब निश्चित करना होगा। हाँ, मेरी मंजिल तुम ही हो, तुम, केवल तुम।
कहीं ऐसा न हो कि तुम चले जाओ और मैं तुम्हें कभी पा न सकूं। परीक्षा के बाद पहले सौरभ ही निकला था। वह आई तो पाया कि सौरभ घुटनों पर हाथ बांधे उदासी के साथ हवा में हिलते डुलते सूखे पत्तों को ताक रहा है। वह खामोशी के साथ करीब बैठ गई थी और अपनी बात कहने के पूर्व पूछा था, बड़े उदास दिख रहे हो, पेपर तो अच्छा हुआ है ना? हाँ, ठीक हुआ। फिर? कुछ नहीं, ऐसे ही। वह जिस ढंग से गुमसुम हो गया था, उसमें वह यह संभावना नहीं ढूंढ सकी थी कि वह उसके बिछोह के सवाल से उदास हो गया होगा। सौरभ ने ही कहा, वापस घर जाने का ख्याल मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर अब तो जाना ही होगा। वह समझ गई थी सौरभ ने टुकड़ों टुकड़ों में उसे बतला डाला था कि घर में उसकी माँ नहीं है, एक बहन थी, उसकी भी पिछले वर्ष शादी हो गई। घर ही नहीं, कस्बे जैसे उस छोटे शहर में ही उसे लगता है जैसे वह किसी से कभी जुड़ा ही नहीं हो। ऐसे में हॉस्टल जीवन की समाप्ति उसे उदास कर गई हो। आश्चर्य नहीं था। विभा ने सहानुभूति से भरकर अपना हाथ उसके हाथ पर धर दिया और कुछ समझाते हुए बोली थी, हर चीज का इलाज होता है, इसका भी है। किसका? यही तुम्हारे अकेलेपन का, कहकर वह शरारत से मुस्कुराने लगी थी और फिर धीरे से कहा था, मैंने पापा से कहा था, वह तुमसे मिलना चाहते हैं सौरभ। मुझसे? एक पल के लिए उसका विस्मय घना हो गया, फिर वह समझकर मुस्कुराया, ओह समझा, मगर अभी तो मेरी कोई नौकरी भी नहीं है विभा। मान के साथ बनावटी क्रोध से वह बोली थी, जी हाँ, यह हम सबको पता है कि आप मेरे क्लास फेलो हैं, सर्विस नहीं करते हैं कहीं, मगर मिलने में कोई हर्ज है क्या? अभी ही तो सब कुछ हुआ नहीं जा रहा है ना? ठीक है, आऊँगा, कहते हुए उसके मुख पर खुशी या उत्सुकता का कोई भाव नहीं था। वह अनमने ढंग से दूर दूर देखता रहा था। अगले दिन रविवार को वह दिन के खाने पर विभा के घर गया था। डाइनिंग टेबल पर विभा का पूरा परिवार और दूर मोहल्ले में रहने वाले चाचा चाची उपस्थित थे। जाहिर था वे विभा की पसंद को परखने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाद में पता लगा कि वह पसंद कर लिया गया है और वे उसे नौकरी लगने तक की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। शाम की ट्रेन से वह घर लौटने वाला था। विभा स्टेशन आई थी, पूरी तरह सजी धजी और लाज से रंगी हुई। आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना से अनुप्राणित वह उसे देखता रह गया था। एक बार पुनः अपने हृदय को टटोल कर देखा था, क्या वह इतनी ही स्वाभाविकता से विभा की भावनाओं का प्रत्युत्तर दे सकता था? नहीं। वह जब स्वयं ही अस्वाभाविक होकर रह गया है, तब चलने से पहले उसने कहा था, विभा, मुझे गलत मत समझना, मैं अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी माँ नहीं थी, विमाता आई, मैं उनके दिए उपदेश को चुपचाप सहता रहा, इसलिए कि मेरी एक बहन थी और मैं उसके लिए सब कुछ था। जानती हो फिर क्या हुआ? शादी के बाद वही बहन ऐसे बदली कि ससुराल की प्रशंसा के साथ मायके से जुड़े अपने पूरे अतीत से नफरत करने लगी। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं एक अजीब भय और विरक्ति में जकड़ गया हूँ विभा। फूल सी दिखने वाली स्त्रियाँ अचानक कैसे कांटे में बदल जाती हैं। मैं सॉरी विभा, अभी मैं कुछ तय नहीं कर पाऊँगा। विभा जैसे आसमान से गिरी हो, उसे हतप्रभ ताकती रह गई थी। कांपते होठों से फिर इतना ही कह सकी थी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी सौरभ। किसी न किसी दिन तुम इस पूर्वाग्रह से अवश्य मुक्त हो जाओगे। सौरभ, कोई फूल कांटा हो सकता है तो सुगंध भी हो सकता है, फुलवारी भी, मगर मैं जिद नहीं करूंगी, कभी नहीं, जब तक तुम स्वयं नहीं बुलाओगे। कहते कहते उसका कंठ स्वर भर गया था, पर वह तनी हुई लौट पड़ी थी। अगले ही क्षण ट्रेन चलती थी, ढेर सारा धुआं उगलती, प्लेटफॉर्म को कपाती। तभी से वह अध्यापिका की नौकरी करते हुए जगह जगह भागती रही है, पुराने परिवेश के साथ सौरभ की हर याद भुला देने के लिए, लेकिन कहाँ सफल हो सकी। प्रतीक्षा,
अटूट प्रतीक्षा, निराशा और अवसाद ही उसका जीवन दर्शन बनता जा रहा था दिन प्रतिदिन। उसने पत्र खोला है और उत्कंठित हृदय से पढ़ गई है, यदि तुम अभी भी प्रतीक्षारत हो तो मैं तुम्हें आमंत्रण भेजता हूँ विवाह। जीवन के क्षण फूल के रूप में मिले या कांटे के, उन्हें बांटने को कोई चाहिए और मेरे लिए वह कोई तुम ही हो सकती हो। मैं जान गया हूँ कि अपने जीवन के लिए खुद मैं जिम्मेदार हूँ, माँ, बहन या कोई और नहीं। मेरे लिए तुम ही तब भी जीवन थे, अब भी हो। सौरभ, उसने स्वतः कहा है। खुशी के दो बूंद आंसू पत्र पर छू पड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। बहुत ही प्यारी कथा थी।